हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इसका अंक बार दिया है वो कितने अंक का दिया है? 6 अंक का दिया है। मतलब इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 अंक के पूछे जाएंगे और इसमें जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना है, निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें क्या क्या अपने यहाँ पे आर्थिक सुधार किए गए उनके बारे में अपन यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके आधार पे अपन डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आर्थिक सुधार किए गए थे भारत में वो 3 प्रमुख सुधार किए गए। एक तो क्या किया गया? उदारीकरण, निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। तो उदारीकरण क्या है, किस तरीके से किया गया, उसके बारे में हम बात करें तो आर्थिक जो नीतियां थी पहले बनी हुई और जो नियम थे, कानून थे, उनका क्या कर दिया गया? सरलीकरण किया गया। पहले क्या है कि हार्ड थे, कठोर थे, उनको क्या कर दिया गया? उदार कर दिया गया, उनमें सरलीकरण कर दिया। और क्या? जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित कर दी। क्योंकि पहले क्या था कि जो औद्योगिक उद्योग थे वो निजी क्षेत्र के व्यक्ति नहीं लगा सकता था और यदि लगाने हैं तो क्या करना पड़ता था? उसको लाइसेंस वगैरह लेना होता था। और कुछ उद्योग तो ऐसे थे कि किसी को अनुमति नहीं थी लगाने की। तो उसके तहत क्या किया? नई औद्योगिक नीति घोषित की जिसमें निजी क्षेत्र को भी क्या दिया गया? अधिकार दिया गया उद्योग लगाने का। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसी उदारीकरण के तहत में जो अन्य क्षेत्र हैं उद्योगों के जितने भी, उनमें सब में क्या किया गया? सुधार किया गया। साथ ही वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय और कर व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए गए। ये जो सारे सुधार हैं ये उदारीकरण के तहत ही किए गए। मतलब जो सरलीकरण किया गया कानूनों का, उसी के तहत इसको क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। इसके अलावा बात करें निजीकरण की। निजीकरण की बात करें मतलब प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया। यहाँ पे तो उदारीकरण का मतलब तो क्या है? जो कानून में कठोरता है, नियमों में जो कठोरता है, उसको सरलीकरण कर दिया गया। अब निजीकरण में निजी क्षेत्र पर लगे जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको काफी हद तक हटा दिया गया। दूसरा, निजी क्षेत्र में विस्तार को बढ़ा दिया गया। निजी जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से उद्योग लगेंगे उनका विस्तार किया गया, बढ़ा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र हेतु जो आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या कम कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे जो सरकार जो खुद अपने क्षेत्र में रह के या अपने अधिकार में जो उद्योग लगाती थी उनकी संख्या पहले जो इतनी थी उनसे क्या कर दी गई? कम कर दी गई। और जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के जो आरक्षित उद्योग थे वो किसको दे दिए गए? निजी क्षेत्र को। मतलब निजी क्षेत्र भी ये उद्योग लगा सकता है। कई उद्योगों हेतु तो लाइसेंस की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की नीति को अपनाया गया। विनिवेश नीति का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने लगे हुए थे वो क्या है कि धीरे धीरे घाटे में जा रहे थे। घाटे में जाने का कारण वहां पे कोई कुशल योग्य व्यक्ति है जो बिजनेस करना जानता है वो वहां पे नहीं था। इस वजह से क्या है, उद्योग क्या जा रहे थे? घाटे में जा रहे थे। मजदूर भी क्या करता है? सरकारी कारखाना समझ के मजदूरी से काम करता है या नहीं करता है। तो ऐसे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां थी उनको क्या कर दिया गया? सरकार ने विनिवेश के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को देने लग गई। विनिवेश का मतलब अपने हिस्सा जो होता है उसको बेच देना। निजीकरण करने से सरकार को राजकोषीय अनुशासन में स्थापित करने में सहायता मिली। अब क्या हुआ? जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने थे जिनसे घाटा हो रहा था सरकार को, उनको क्या किया? विनिवेश के द्वारा उनका क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। अब निजीकरण कर दिया तो अब क्या हुआ कि जो सरकार को जो घाटा हो रहा था वो कम होने लग गया और इसी को कहते हैं राजकोषीय अनुशासन में, मतलब राजकोषीय अनुशासन में स्थापित करने में सहायता मिली। मतलब राजकोषीय अनुशासन का मतलब ही ये होता है कि सरकार के द्वारा जो घाटा हो रहा है, राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसको कम से कम करना। तीसरा सुधार किया गया था वैश्वीकरण। क्या है वैश्वीकरण? उसके बारे में बात कर लेते हैं। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर लगे जो प्रतिबंध थे वो काफी सीमा तक हटा लिए गए कि विदेशी व्यक्ति यहाँ पे कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, उनको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। आयातों का उदारीकरण किया गया। आयात की अन्य जो देश हैं वहां से हम क्या कर सकते हैं? जरूरत का जो सामान है उसको आयात किया जा सकता है। अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी गई और बहुराष्ट्रीय जैसे कंपनियां यहाँ पे
आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब ये होता है ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के अंदर अपना कार्य करती है। इससे भारतीय उद्योगों के सम्मुख प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। भारतीय सरकार जो है ये जानती थी कि यदि हम वैश्वीकरण करेंगे तो जो भारतीय जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं, वो प्रतिस्पर्धा में आएंगे और अपना विकास करेंगे, अपने जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि करेंगे। और इस प्रकार वैश्वीकरण कई तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या रहा? लाभदायक रहा। ये प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको अपने इसके आंसर जब लिखते हैं इनका वहां पे हवाला देना है, या कहें उन इस जो ये जो की पॉइंट्स हैं इनका उल्लेख जरूर करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए कि हम यदि स्वदेशी का इस्तेमाल करें तो हमको कौन कौन से लाभ होंगे। स्वदेशी का मतलब आप जानते हैं कि ऐसे कारखाने जिनके जो ओनर है, मालिक है, वो भी अपने भारतीय हों, और उस कारखाना भी कहाँ लगाओ? अपने ही भारत देश में लगाओ। ध्यान रखना, ओनर भी भारतीय होना चाहिए। तो इनसे जो उत्पाद है, तो स्वदेशी जो उत्पादों को यदि हम अपनाते हैं तो क्या क्या फायदा होता है अपने देश को, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात करें भारतीय उद्योगों का, निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। यदि आप लोग स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा? भारतीय जो उद्योग है, प्रोडक्शन जो हाउस है या कहें कंपनियां जो है, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की क्या होगी? मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से क्या है? आपको पता है उद्योग प्रोडक्शन भी अधिक करेंगे। देश की राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? देश के राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, वो भी बढ़ेगी। और क्या होगा? घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि होगी। यदि ये प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? देश को अधिक राजस्व मिलेगा, जो टैक्स है वो भी देश को अधिक मिलेगा। आयात में कमी आएगी, प्रोडक्शन अपने यहीं पे अधिक होने लग जाएगा। माल, ध्यान रखना, जितना अधिक प्रोडक्शन होगा माल क्या हो जाएगा? सस्ता भी होता जाएगा। तो अपने को आयात करने की जरूरत ही नहीं है, तो आयात में कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जो अपन विदेशी आयात करने के लिए जो मुद्रा देते हैं उसमें क्या आएगी? उसकी बचत हो जाएगी, वो अपने पास ही रहेगी। इनको सबको आप करेक्ट करके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से याद करें कि कैसे कि भारतीय स्वदेशी आप डिमांड करेंगे या कहें स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा? वस्तुओं की, भारतीय जो उद्योगों का है, निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जैसी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उद्योग क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जैसे उद्योग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि देश की राष्ट्रीय आय और घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। जैसे ही घरेलू उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? देश को राजस्व अधिक मिलेगा, टैक्स अधिक मिलेगा। और जब अपने ही देश में वस्तुओं का प्रोडक्शन अधिक होने लग गया तो आयात में क्या आएगी? कमी आएगी। और जब आयात में कमी आएगी तो बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी, क्योंकि हमें अन्य देश को देनी नहीं होगी। श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग के द्वारा क्या किया जाएगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। मतलब यहाँ पे जब प्रोडक्शन अधिक होगा, कारखानों में रोजगार की अधिक होगी, मतलब लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा। विदेशी कंपनियां क्या करती हैं? विदेशी जो कंपनियां हैं, यदि अपने भारत में चाहे काम कर रही हो, लेकिन यदि उसका ओनर विदेशी है तो क्या होगा? विदेशी कंपनियां क्या करती हैं? लाभ और लाभांश, समझ रहे हो, यहाँ पे लाभ और लाभांश का जो हिस्सा है वो सारी की सारी धनराशि अपने देश में ले जाती है और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। वो जो पहले तो लेके जा रही थी, लेकिन यदि आप स्वदेशी को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? ये जो धनराशि जो विदेश में जा रही थी लाभ और लाभांश के रूप में, वो अपने ही देश में रह जाएगी, और अपने ही देश में रहेगी तो देश का विकास और अधिक होगा। आगे, देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। यदि आप स्वदेशी का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी और संकटकालीन परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता है सुरक्षा के कवच के रूप में कार्य करेगी यदि आप स्वदेशी अपनाते हैं तो। और स्वदेशी कंपनी जो है वो क्या होगी? देश की परिस्थितियों के अनुकूल है, जैसे देश में परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल वो कार्य करेंगी। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी, या जैसे अनायासी बहुत अधिक खनन करेंगी, या जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अधिक उपयोग करेंगे। वो इस तरीके से नहीं करेगी। वो यहाँ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको बचा के भी रखेगी और स्वयं यूज भी लेगी, और प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित उपयोग करने का प्रयास करेगी। स्वदेशी से उन राष्ट्रों पर भी दबाव उत्पन्न होगा
जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कुछ देश ऐसे हैं जिनका माल अपन खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उनको जो इनकम होती है, इनकम भी होती है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को सपोर्ट करने की जब बारी आती है तो वो क्या करते हैं, भारत का विरोध करते हैं। तो वो भी नहीं होगा। जब स्वदेशी अपनाओगे तो विदेशी जो कंपनियां हैं अपने आप प्रेशर में आ जाएगी, दबाव में आ जाएगी, और स्वदेशी से क्या होगा, राष्ट्र प्रेम बढ़ता है, और राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा, राष्ट्र के विकास के लिए प्रभावशाली तत्व है। यदि व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम है तो देश का क्या होगा, विकास होगा। अब इनके माध्यम से आप समझे होंगे कि स्वदेशी अपनाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास का अर्थ, महत्व तथा इस हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये अपना क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल विकास क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ की कि अर्थ क्या है। कौशल विकास का अर्थ है कि कौशल विकास में मानव श्रम को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे और प्रशिक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है, और अधिक योग्य और उत्पादक बनाकर क्या कर सकते हैं, मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है जो मानव श्रम है अपने पास, उसको यदि शिक्षा दी जाएगी, उसका स्वास्थ्य सही रखा जाएगा, यदि उसको अच्छे मतलब प्रशिक्षण दिए जाएंगे तो वो उसको क्या कर दिया जाएगा, मानव पूंजी में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब वह अधिक उत्पादक क्षमता का व्यक्ति बन जाएगा। इसी को कहा जाता है मानव पूंजी। यदि व्यक्ति उत्पादन अधिक करने लग जाए तो अब तो ये तो हुआ इसका अर्थ। और कौशल विकास का महत्व क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें, कौशल विकास के द्वारा जो मानवीय संसाधन है उसको किस में बदला जा सकता है, मानवीय पूंजी के रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा महत्व है कौशल विकास से श्रम की योग्यता में वृद्धि होती है। यदि जैसे मान लो कोई भी मानव है, श्रम कर रहा है, लेकिन यदि उसको और अधिक मतलब शिक्षा दी जाए, उसको तकनीकी शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य उसका सही रहे, प्रशिक्षण दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी जो योग्यता है वो और बढ़ जाएगी, उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। रोजगार अवसरों में गुणवत्ता में वृद्धि होगी और रोजगार के जो अवसर हैं उनमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होगी। कौशल विकास से प्रदेश की जनसंख्या उत्पादक बनती है। यदि यहाँ की जैसे मान लो जनसंख्या है लेकिन उनको कार्य करने की दक्षता प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा, वो एक तरह से बोझ रहेगी। लेकिन यदि मानव को क्या किया जाए, कौशल दिया जाए, कौशल का विकास किया जाए, उसमें काम करने की क्षमता विकसित की जाए तो जनसंख्या कैसी बन जाएगी, उत्पादक बन जाएगी। और आप जानते हैं जब जनसंख्या उत्पादक बन जाएगी तो देश बहुत अधिक तेज गति से क्या करेगा, विकास करेगा। कौशल विकास से व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको न किसी प्रकार का कोई काम नहीं आता तो क्या करेगा, सिर्फ मजदूरी करेगा। मजदूरी करेगा तो कम से कम पैसे कमाएगा, जल्दी से उसका स्वास्थ्य भी मतलब हार्ड वर्क करेगा, क्या करेगा, उसका स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। लेकिन यदि उसमें कौशल का विकास किया जाए, जैसे मान लो वो तकनीकी कोई कार्य जानने लग जाए तो क्या है, कम मेहनत में प्रोडक्शन अधिक होगा, वह अपना स्वास्थ्य भी फिर सही रख पाएगा क्योंकि ज्यादा हार्ड मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कौशल विकास से क्या होता है, व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है और जीवन जो स्तर है उसमें गुणवत्ता भी आती है। सरकार द्वारा कौशल विकास करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3 अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रमुख पॉइंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया कब, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से जो युवा हैं उनको क्या दिया गया, कौशल का विकास किया गया जिससे कि वह अपना कार्य कर पाए। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया और इसी के साथ में इसमें निगरानी करने के लिए क्या किया गया, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया जो युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास या कहें कि ट्रेनिंग देकर उनमें कौशल का विकास करना चाहता है। और प्रधानमंत्री कौशल योजना, यह एक योजना भी प्रारंभ की गई जिसके माध्यम से क्या किया गया, जो अपने भारत के जो युवा हैं उनको कौशल दिया गया या कहे तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम जो तीनों कार्यक्रम है ये सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो अब यहां से आप समझ में आ गया होगा आपको कि कौशल विकास का क्या अर्थ है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। अब इन्हीं सभी जो पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से आप इसका सही सही आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लघुतरात्मक क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार जो संगठन है उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो विश्व व्यापार संगठन का सबसे पहले बात कर लेते हैं गठन। गठन कब हुआ, आप इन पॉइंट के माध्यम से याद करेंगे तो इसके बारे में आप जल्दी याद हो जाएगा और उसके बाद में आराम से आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। इसको साथ ऐसे कैसे स्कैन होके चला जाएगा आपके आंखों को। सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व व्यापार जो संगठन है इसका गठन कब किया गया, 1 जनवरी 1995 को। कब किया गया, 1 जनवरी 1995 को। और अब इस विश्व व्यापार संगठन है इसके क्या कार्य हैं, इसके प्रमुखतः 4 कार्य हैं जो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र का मतलब जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। सदस्य राष्ट्रों के बीच क्या करेगा, व्यापार के नियमों का निर्धारण करेगा और नियमन का कार्य करता है। दूसरा, ये बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन और नियंत्रण करता है। तीसरा है, सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौतों पर विचार विमर्श के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है, स्थान प्रदान करवाता है कि जिससे जो इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो आपस में समझौता करें, विचार विमर्श करें। और चौथा है कि विभिन्न देशों के बीच यदि व्यापार संबंधी कोई विवाद हो जाए तो भी क्या करेगा, उनको निपटाने का कार्य करता है। कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैप्टर में ये अंतिम क्वेश्चन है, विनिवेश से आप क्या समझते हैं। विनिवेश क्या हो, ये विनिवेश निजीकरण का एक उपाय है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं विनिवेश के माध्यम से उनका क्या किया जाता है, निजीकरण किया जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है और सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम है जो है उसमें अपने हिस्से को या तो एक भाग या संपूर्ण हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच सकती है। इसी को क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। मतलब सरकार के द्वारा या कहें सरकार के जो उद्योग लगे हुए हैं जिनके अंदर सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार क्या करती है, अपने हिस्सेदारी को बेचती है। तो सरकार द्वारा अपने जो हिस्सेदारी को बेचने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, विनिवेश कहलाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से अपन ने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। स्क्रीनशॉट लेके आप उनको नोट डाउन कर लें और आराम से इन पॉइंटों के माध्यम से, इसमें क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा क्योंकि 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। लेकिन जो छोटे प्रश्न अपन ने लिए हैं वो भी क्या होता है, बड़े प्रश्न के अंदर ही कई बार पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि पहला क्वेश्चन ये, तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इनका पूरा अध्ययन करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।